नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समिति या बिहार पटना यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से एक बार मैं पुनः उपस्थित हूँ। विगत कई दिनों से किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मैं यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। आज एक बार मैं पुनः उपस्थित हूँ एक नए अंक के साथ। विगत कई दिनों से विभिन्न जिलों से अब इच्छा की जा रही है और ये प्रश्न उठ रहा है कि यदि पैक्स निर्वाचन 2024 के अंतर्गत जिन पैक्सों के प्रबंधकारिणी ने त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची का समर्पण किया और उसके कारण पैक्स का चुनाव स्थगित करना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई क्या पैक्स के अध्यक्ष के विरुद्ध होगी या पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक के विरुद्ध होगी या सभी पूरी कार्यकारिणी पर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यदि कार्रवाई की जाएगी तो क्या धारा 41 के तहत अयोग्यता की कार्रवाई की जा सकती है या धारा 45 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो हवा में तैर रहे हैं। तो आज का मेरा अंक इन प्रश्नों के जवाब खोजने का प्रयास करेगा, आपको कुछ वैसे संदर्भ देगा जो आप उस निष्कर्ष पर पहुंच सकें। यह अंक महत्वपूर्ण है न केवल विभागीय पदाधिकारी को लिए बल्कि हमारे जो कोऑपरेटिव सेक्टर के जो लीडर्स हैं उनके लिए भी। यद्यपि संदर्भ सभी सहकारी समितियों का है, लेकिन चूंकि मामला पैक्स का है इसलिए पैक्स को फोकस करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं शुरुआत करता हूं कि सबसे पहले जो पैक्स निर्वाचन के लिए या किसी भी सहकारी समिति के निर्वाचन के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 6/5/2024 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है, क्या शर्तें निर्धारित की गई है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कहा गया है कि यदि किसी सहकारी समिति का निर्वाचन देय हो, तो सहकारी समिति का मतलब यहाँ पैक्स भी है, तो निर्वाचन देयता की 180 दिनों पूर्व, निर्वाचन देयता की तिथि से 180 दिनों पूर्व संबंधित सहकारी समिति या पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति 15 दिनों की नोटिस पर प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची के अनुमोदन हेतु प्रबंध समिति की विशेष बैठक बुलाएगा और इस विशेष बैठक का एकमात्र एजेंडा होगा प्रारूप मतदाता सूची पर विचार करना। और इस बैठक के अनुश्रवण और पर्यवेक्षण के लिए संबंधित प्रखंड के पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी की नियुक्ति जिला सहकारिता पदाधिकारी सह उप निर्वाचन पदाधिकारी सह द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से किया जाना है। यह काम किसी भी पैक्स की या किसी भी सहकारी समिति की प्रबंधकारिणी समिति की निर्वाचन की देयता की तिथि से 180 दिन पूर्व भी कर लिया जाना है, ताकि संबंधित पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी उस बैठक में उपस्थित हो। अब सवाल होता है कि इस बैठक में पैक्स की प्रारूप विशेष बैठक में पैक्स की प्रारूप मतदाता सूची पर विचार किया जाएगा, उसका अनुमोदन होगा और उस पर पैक्स के अध्यक्ष और प्रबंधक या किसी सहकारी समिति के संबंध में जो लागू हो अपना हस्ताक्षर करेंगे, नाम देंगे, तिथि देंगे और मुहर मारेंगे और उसका काउंटर साइन, उस पर काउंटर साइन प्रति हस्ताक्षर पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी करेंगे। यह प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में है। इसी प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में संबंधित पैक्स या सहकारी समिति निर्वाचन का प्रस्ताव जिला सहकारिता पदाधिकारी को देंगे। दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के लिए अलग व्यवस्था है, लेकिन मेरी चर्चा का फोकस आज पैक्स है। तो संबंध निर्वाचन पदाधिकारी को देंगे, जिला सहकारिता पदाधिकारी को देंगे और जिला सहकारिता पदाधिकारी समुचित जांच करके इसको बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को प्रेषित करेंगे। इसके प्रस्ताव के आधार पर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को मतदाता सूची के प्रकाशन का तिथि निर्धारित करेगा और जैसे ही मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि निर्धारित होगी तो उसमें जो कार्यक्रम दिए गए हैं उसके अनुरूप पैक्स का दायित्व होता है कि वो अपना एक नई मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को प्रपत्र M1 में समर्पित करे, जिसमें पूर्व में समर्पित प्रारूप मतदाता सूची के बाद कितने सदस्यों के नाम जोड़े गए हैं या हटाए गए हैं उनका भी उल्लेख होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ मैं कह देना चाहूँगा कि 180 दिन पूर्व बुलाई जाने वाली बैठक है, तो वहाँ अपने प्रारूप मतदाता सूची का अनुमोदन किया, डीसीओ को दिया। डीसीओ की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसकी भी जांच कर ले।
लेकिन जैसे ही पुनः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार मतदाता सूची के प्रकाशन कार्यक्रम निकालता है, तो यद्यपि 717 में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन पुनः पैक्स को अपनी पंद्रकारिणी से अनुमोदन कराकर और जो हस्ताक्षर तिथि और मुहर देना है उसको करके समर्पित करना चाहिए डीसीओ के यहाँ। तो बेसिक देखिए, प्राइमा फेसी जो है कि मतदाता सूची के निर्माण की जिम्मेवारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक 717 के हिसाब से पैक्स के अध्यक्ष की है, प्रबंधक की है, प्रबंधकारिणी समिति की है। और काउंटर साइन पर्यवेक्षीय पदाधिकारी को करना है तो वो भी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते हैं। पुनः डीसीओ को जांच करना है तो वो भी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते हैं। स्थिति यहाँ ये अस्पष्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे इसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो अब यदि किसी पैक्स का जो मतदाता सूची त्रुटिपूर्ण हो, तो मैं कुछ पत्र देख रहा हूँ कि उसमें वो कह रहा है कि पदधारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बिहार सहकारी समिति अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के विरुद्ध जो पदधारी है, मैंने वहाँ चर्चा किया क्या रोल है। अध्यक्ष का साइन होगा, प्रबंधक का साइन होगा और जो पर्यवेक्षीय पदाधिकारी है उनका काउंटर साइन होगा। और फिर अब यहाँ चर्चा रही कि पदधारी के विरुद्ध कार्रवाई हो, तो पदधारी में कौन कौन शामिल है पहले हमको यह जानना चाहिए, यहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि मतदाता सूची की तैयारी में पूरी प्रबंधकारिणी समिति ने भाग लिया है, प्रबंधक ने भी भाग लिया है, अध्यक्ष ने भी भाग लिया है। अब है कि हम जब बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 266 का अवलोकन करते हैं तो यह पदधारी की परिभाषा देता है। यह कहता है कि पदधारी से अभिप्रेत है सहकारी समिति के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष तथा किसी सहकारी समिति के बोर्ड द्वारा निर्वाचित कोई अन्य व्यक्ति। यह परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि पदधारी के श्रेणी में पैक्स के अंदर में केवल अध्यक्ष ही आएंगे। पूरी प्रबंधकारिणी की चर्चा नहीं है पदधारी के रूप में। पदधारी के रूप में केवल माना गया है सभापति, उपसभापति या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष तथा किसी सहकारी समिति के बोर्ड द्वारा निर्वाचित कोई अन्य व्यक्ति। प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव सहकारी समिति का बोर्ड नहीं करता है। तो यहाँ पदधारी के रूप में यदि आप कार्रवाई की बात करते हैं तो यहाँ केवल अध्यक्ष आता है। क्योंकि फिर हम आगे बढ़ते हैं और पदाधिकारी की परिभाषा देखते हैं। जो पदाधिकारी की परिभाषा अधिनियम की धारा 2 के 6 में दिया गया है। वह कहता है कि पदाधिकारी में शामिल है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रबंध समिति का सदस्य अथवा सोसाइटी के कारोबार के संबंध में निर्देश देने के लिए इस अधिनियम अथवा सोसाइटी की नियमावली या विधियों के द्वारा या अधीन प्राधिकार प्राप्त कोई अन्य व्यक्ति। प्राधिकारी की बहुत विस्तृत परिभाषा है, लेकिन जब चर्चा पदधारी के पर कार्रवाई की हो रही है तो पदधारी में निश्चित रूप से केवल पैक्स के अध्यक्ष आ जाएंगे। ये विचारणीय बिंदु है। चर्चा यदि पदधारी के विरुद्ध कार्रवाई की हो रही है तो विचारणीय बिंदु हो जाएंगे। अब अधिनियम में क्या प्रावधान है? क्या धारा 41 के अंतर्गत कार्रवाई करके जो संबंधित पदधारी हैं उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है जिन्होंने त्रुटि किया है? तो इसमें अब धारा 41 का प्रावधान भी हम आप देख लें, इसमें क्या स्थिति बनती है। धारा 41 है कि प्रबंध समिति के विघटन से संबंधित है। धारा 41 की उपधारा 1 में कहा गया है कि यदि निबंधक की राय में किसी सहकारी समिति का बोर्ड जिसमें राज्य सरकार ने हिस्सा पूंजी का अंशदान किया हो अथवा राज्य सरकार द्वारा ऋण अथवा वित्तीय सहायता दी गई हो अथवा सरकारी गारंटी पर ऋण दिया गया हो, 3 कंडीशन लगा दिया गया है कि यदि किसी सहकारी समिति का बोर्ड, जहाँ यह 3 कंडीशन है। अब फिर 1, 2, 3, 4 करके चर्चा है कि लगातार ऋण अदायगी में चूक की हो अथवा इस अधिनियम, नियमावली या विधियों द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही की हो। फिर तीसरा है सहकारी समिति अथवा उनके हित के विरुद्ध कार्य किया हो अथवा बोर्ड के गठन अथवा कार्यकलाप में गतिविधि हो। कहने का मतलब है कि धारा 41 का प्रयोग किसी सहकारी समिति के बोर्ड के विरुद्ध हो सकता है यदि उसमें उसकी हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार ने अंशदान किया हो या उसको वित्तीय सहायता दी हो या ऋण दिया हो या उसके लिए द्वारा दी गई किसी ऋण की गारंटी दी हो। यदि वह जो सहकारी समिति है लगातार ऋण की अदायगी में चूक कर रही हो या इस अधिनियम या नियमावली या विधियों द्वारा
उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरत रही हो, या सहकारी समिति अथवा उसके हित के विरुद्ध कोई कार्य किया हो, अथवा बोर्ड के गठन अथवा कार्यकलाप में गतिरोध हो, तो इस 4 स्थिति में है तो निबंधक को अधिकार है कि वह समिति के बोर्ड को अपनी आपत्ति अधिकृत करने का भी यदि कोई हो अवसर प्रदान करने के पश्चात कारणों सहित लिखित आदेश द्वारा सहकारी समिति के बोर्ड का अधिक्रमण कर सकता है अधिकतम 6 माह के लिए, और आदेश दे सकता है कि उसका कोई सदस्य, मैंने प्रबंधन समिति का या बोर्ड का कोई सदस्य या सभी सदस्य आदेश में निर्दिष्ट होने वाले तिथि से मैक्सिमम 5 वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। मैंने 5 वर्षों के लिए मैक्सिमम को डिबार किया सकता है। स्थिति बहुत स्पष्ट है 41 में। 41 के तहत पावर है और यह पावर डीसीओ द्वारा अवेल किया जा रहा है, डीसीओ को पावर हस्तांतरित है। तो इस परिस्थिति में तो कार्रवाई बनता है, लेकिन थोड़ा आप धैर्य रखें और आगे देखें क्या इसका प्रयोग पैक्स के संदर्भ में किया जा सकता है कि नहीं, इसका भी हमको निर्णय करना होगा। तो सभी सहकारी समिति है, सहकारी समिति में पैक्स भी है, लेकिन आपको देखना होगा कि अधिनियम में आगे क्या प्रावधान है। देखिए, अधिनियम में जब 2008 में संशोधन हुआ था तो उसमें एक नया चैप्टर शामिल किया गया था, चैप्टर 6D, चैप्टर 6 घ, और वह जो चैप्टर है अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों के हेतु विशेष उपबंध करता है। यह चैप्टर, इस चैप्टर का संबंध केवल अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों से है, और इस चैप्टर का धारा 44 क न कहता है कि इस चैप्टर का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, मतलब एक्ट में, अधिनियम में कही गई कि किसी अन्य बात पर इस चैप्टर की बातें अधिभावी होंगी, ओवरराइडिंग होंगी, वो बातें गौण हो जाएंगी, यही बातें लागू होंगी। तो सबसे पहले तो यह चैप्टर 6D अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना में कौन कौन सी समितियां शामिल हैं। मैं पुनः आप लौटिए धारा 2 की ओर, जो परिभाषा देता है। धारा 2 का ठ कहता है, बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 2 का ठ कह रहा है कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना में शामिल है राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी। जाहिर है कि अभी पैक्स में कार्रवाई की बात चल रही है, टूटी पूर्व मतदाता सूची का, तो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना में वो शामिल है पैक्स, अन्य कोई सहकारी समिति शामिल नहीं है। 3 ही सहकारी समिति शामिल है, पैक्स, डीसीबी और एससीबी। संदर्भ पैक्स का है। अब देखिए, इसी चैप्टर 6D में एक धारा 44 ख छ है। धारा 44 ख छ का संबंध अल्पकालीन सहकारी साख संरचना का अवक्रमण या सुपरसेशन से है। इसको ध्यान देने की चीज़ है। अभी धारा 44 ख छ की उपधारा 2 प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के प्रबंध समिति का अवक्रमण की चर्चा करता है, और इसमें स्पष्ट उल्लेख है, इसको ज़रा ध्यान दीजिए। धारा 44 ख छ की उपधारा 2 कहता है कि प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की प्रबंध समिति का अवक्रमण इस अधिनियम की धारा 41 के तहत निबंधक द्वारा सिर्फ निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाएगा, निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाएगा। धारा 41 में हमने 4 परिस्थितियां देखी हैं, लेकिन यह राइडर है पैक्स के लिए, ठीक है, वो सारी सहकारी समितियों के लिए है, लेकिन पैक्स के लिए एक राइडर आ गया चैप्टर 6D में। और चैप्टर 6D का 44 ख छ की उपधारा 2 के द्वारा यह कहता है कि प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के प्रबंध समिति का अवक्रमण इस अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत निबंधक द्वारा सिर्फ निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाएगा। पहला परिस्थिति में क के रूप में है, वह कहता है कि अगर सोसाइटी 3 साल लगातार घाटे में रहा हो, ठीक है। 41(1) में जो उल्लेख है उससे मिलता है कि हाँ भाई चलिए सोसाइटी लगातार 3 साल से घाटा में है, लगातार ऋण अदायगी में चूक कर रहा हो, वहाँ 41(1) में उल्लेख है। यहाँ कहा है कि नहीं, सोसाइटी लगातार 3 साल से घाटा में हो। दूसरा है ख में है कि यदि गंभीर वित्तीय अनियमितता या धोखाधड़ी प्रकाश में आया हो। ग कहता है यदि इस तरह का कोई न्यायिक निर्देश हो कि हाँ भाई इसको आप सुपरसीड कीजिए, कोई जुडिशियल ऑर्डर हो। और घ कहता है यदि 3 लगातार बैठकों में गणपूर्ति का भाव रहा हो। स्थिति बहुत स्पष्ट है कि आप पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति का अवक्रमण केवल निम्नलिखित 4 परिस्थिति में ही कर सकते हैं।
धारा 41 में जो उल्लेख है उस पर इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, इसको हमको समझना चाहिए। और धारा 41 की बातें यहाँ कौन हो जाती है पैक्स के संदर्भ में? पैक्स क्या धारा 41 के अंतर्गत उसकी प्रबंधकारिणी समिति का अवक्रमण केवल 4 परिस्थितियों में निबंधक द्वारा किया जाएगा। पहली परिस्थिति क्या है? पहली परिस्थिति है कि यदि सोसाइटी लगातार 3 साल से घाटा में हो, या दूसरी परिस्थिति है यदि गंभीर वित्तीय अनियमितता या धोखाधड़ी प्रकाश में आया हो। तीसरी परिस्थिति है क्या? यदि इस तरह का कोई न्यायिक निर्देश हो। और चौथी है कि यदि 3 लगातार बैठकों में जलपूर्ति का अभाव रहा हो। तो इससे तो मुझे लगता है कि मतदाता सूची के त्रुटिपूर्ण होने के आधार पर प्रबंध समिति के विघटन की स्थिति नहीं बन रही है, या फिर आगे भी देख लें तो और स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ प्रबंध समिति का विघटन नहीं हो, लेकिन जो अध्यक्ष हैं या तो पुनर्निर्वाचित हो गए हैं या निर्वाचित नहीं हो गए हैं, तो क्या उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है कि नहीं, जो धारा 41 में प्रावधान है। तो स्थिति और स्पष्ट है। अब देखिए धारा 44 ख ज की उपधारा 2 देखिए। धारा 44 की ख ज की उपधारा 2 कहता है कि प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की प्रबंध समिति जो धारा ख छ की उपधारा 2 की कंडिका क और ख के अंतर्गत अक्रमित हुई हो का कोई सदस्य अक्रमण की तिथि से 5 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने का योग्य नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अयोग्य होगा। स्पष्ट है कि 5 वर्षों के लिए अयोग्य होगा, लेकिन किस स्थिति में अयोग्य होगा? वह अयोग्य होगा यदि धारा 44 ख ज की उपधारा की कंडिका क और ख के अंतर्गत उसकी प्रबंध समिति का अवक्रमण होता है। कंडिका क क्या कह रहा है? कंडिका क कह रहा है कि अगर सोसाइटी 3 साल से लगातार घाटे में रहा हो, तो ख कह रही है कि यदि गंभीर वित्तीय अनियमितता या धोखाधड़ी का प्रकाश में आया हो तो तभी अयोग्य हो सकता है। ऐसे मतदाता सूची में त्रुटि के आधार पर, त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची के समर्पण पर के आधार पर किसी भी अध्यक्ष को, जो पैक्स का अध्यक्ष है, पदधारी है, उसको निर्वाचन लड़ने से रोकने के लिए 5 वर्षों तक अयोग्य करने का तो यह उल्लेख नहीं करता है। धारा 41 से हटकर इसका संदर्भ है। मैंने पहले भी कहा कि इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ये हमको जाना चाहिए। यह कहता है कि यदि पैक्स की प्रबंध समिति का आक्रमण हुआ हो कि वह लगातार 3 साल से घाटा में हो या कोई गंभीर वित्तीय अनियमितता हुई हो, तभी उसी स्थिति में, बस 2 ही में, तीसरा चौथा नहीं, 2 ही स्थिति में क और ख के अंतर्गत ही उसको 5 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए उस प्रबंध समिति के किसी सदस्य को या सभी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 2 चीज़ मैंने स्पष्ट कर दिया। यदि त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची के समर्पण के आधार पर कार्रवाई की बात हो रही है पदधारी पर, तो पदधारी में की जो परिभाषा है अधिनियम की धारा 2 में, उसमें कोई सिर्फ अध्यक्ष आते हैं। और यदि त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची के समर्पण के आधार पर किसी पदधारी को प्रबंध समिति को विघटित करने की बात हो या किसी पदधारी को अयोग्य करने की बात हो, तो यदि हम चैप्टर 6D के धारा 44 ख ज की उपधारा 2 का अवलोकन करेंगे तो त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची का समर्पण इस श्रेणी में नहीं आता है मेरे ख्याल से। मैंने संदर्भ आपको दे दिया है कि आप इस पर स्वयं निर्णय लें, और यदि विभाग का क्या निर्देश है, प्राधिकार का क्या निर्देश है, यह भी आपको देखना है। लेकिन मैंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए इसका संदेह दिया है, तो संदर्भ आपको दिया है। तो ये फिर आपके प्रश्न उठेगा तो फिर कार्रवाई आखिर क्या होगी, हम क्या कार्रवाई करेंगे? तो इसके लिए आपको जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 45 है उसको देखना चाहिए, उसका आश्रय लेना चाहिए। यह धारा 45 अपराध और शास्ति से संबंधित है, और धारा 45 की उपधारा 1 कहता है क्या कि कोई सहकारी समिति अथवा उसका कोई पदाधिकारी अथवा सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी बनाए या जानकारी दे तो अपराध है। कोई सहकारी समिति अथवा उसका कोई पदाधिकारी अथवा सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी बनाए या जानकारी दे तो अपराध है। यहाँ पदाधिकारी को भी लिया गया है कि वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा, पहली बात है। और क्वाइट नेचुरल कि अध्यक्ष भी पदाधिकारी की श्रेणी में आ ही जाते हैं, पदधारी की श्रेणी में आते हैं, पदाधिकारी की भी श्रेणी में आते हैं। जैसे मैंने ऊपर जो आपको परिभाषा दिया है उससे भी आपको यह स्पष्ट है। अब दूसरी बात है, धारा 45 की उपधारा 1 का संदर्भ आपने देख लिया कि वो अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा 45 की उपधारा 1 का अंग कहता है कि कोई व्यक्ति जो सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों अथवा पदाधिकारियों के निर्वाचन के पूर्व, निर्वाचन के दौरान अथवा उसके पश्चात भ्रष्ट आचरण में संलिप्त हो तो वह अपराध है। दोनों चीज़ है जो।
तो और उसके बाद उसके लिए सज़ा क्या है, इसका प्रावधान धारा 45 का उपधारा 2 करता है कि इस धारा की उपधारा 1 के अंतर्गत कोई अपराध 1 वर्ष तक की अवधि के कारावास से या 2000 रुपये तक के जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा। इसके लिए अपराध के क्या दंड होगा। तो जो स्थिति बन रही है, जो अधिनियम की जो चर्चा है, जो प्रावधान से पदाधिकारियों और पदधारियों की परिभाषा है, या 41 का जो प्रावधान है, फिर चैप्टर 6D में जो 44 ख छ का प्रावधान है, या 44 ख ज का उपधारा 2 का प्रावधान है। तो उसमें तो एक है कि यदि आप पदधारी पर कार्रवाई की बात करते हैं तो पदधारी की श्रेणी में तो मात्र अध्यक्ष आएंगे, और दूसरी बात है कि आप धारा 41 के तहत यदि किसी पदधारी को त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची के समर्पण के लिए अयोग्य ठहराना चाहते हैं तो कम से कम पैक्स के संदर्भ में जो चैप्टर 6D का जो धारा 44 ख ज की उपधारा 2 है वो इसको आपको यह अधिकार नहीं देता है। इसलिए विकल्प आपके पास धारा 45 ही बचता है, और धारा 45 ने विस्तृत व्याख्या की है कि किसको किसको इसमें उनमें सरकारी समिति हो, उसका कोई पदाधिकारी हो अथवा सदस्य हो, सभी पर कार्रवाई की जा सकती है सेक्शन 45 के तहत। तो इस चीज़ को हमको थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने किसी चिट्ठी में देखा है, कहीं एक चिट्ठी निकली है कि 41 के तहत उसको अयोग्य ठहराया जाए। तो इस संदर्भ में मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं इसकी चर्चा कर दूं। तो इस चर्चा में यदि आप कोई कार्रवाई करने के लिए जाते हैं त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची के समर्पण में, तो ठीक है आप धारा 41 को देखें, धारा 41 के सब सेक्शन 1 को देखें, लेकिन वह पैक्स से इतर अन्य सहकारी समितियों के संदर्भ में ज़्यादा प्रभावी है। पैक्स के संदर्भ में आपको चैप्टर 6D का जो धारा 44 ख छ की उपधारा 2 भी देखना होगा, और धारा 44 ख ज की उपधारा 2 भी देखना होगा। तो उस पर ही स्थिति आपको स्पष्ट हो पाएगी। इसलिए और धारा 45 का तो विकल्प खुला है, और धारा 45 ही एक सशक्त माध्यम है कि यदि किसी त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची के समर्पण के संबंध में कार्रवाई अपेक्षित है तो इसके अंतर्गत ही अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। बाकी तो मैंने संदर्भ दिया है, निर्णय आपको लेना है, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का क्या निर्देश आपको देखना है, या विभागीय अधिकारियों का या निबंधक का क्या आदेश है, इसका संदर्भ लें। लेकिन इन चीज़ों का आप अवलोकन करें ताकि भविष्य में कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। तो एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ, और आज एक मौका है कि मेरा YouTube चैनल जिस लड़के ने क्रिएट किया है वह आदित्य उसका नाम है, और वह आज मेरे घर पर आया हुआ है। मेरा वह सर बेटा है, बेगूसराय का है, बहुत शार्प है IT के मामलों में। तो मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपके समक्ष लगातार उपस्थित हो रहा हूँ। सौजन्य उसका ही है। छोटे तो मैं छोटे आया हुआ है लेकिन कहीं उधर व्यस्त है, तो फिर मैं आपसे मिलूँगा। फिर उपनाम उसका छोटे है, छोटे के रूप में मैं उसको बुलाता हूँ, हम लोग बुलाते हैं उसको। तो मैं उम्मीद है कि मैं फिर आपसे अगले अंक में चर्चा करूँगा, और इस अंक को आप पढ़ें, शेयर करें। और छोटे आ गया है, छोटे को मैं धन्यवाद देता हूँ। छोटे बैठा हुआ है, आप लोग से भी मुखातिब हो जाएगा छोटे। इसने बहुत मुझको सहयोग दिया है YouTube चैनल को क्रिएट करने में और इसका अपग्रेडेशन में। तो मैं फिर अगले अंक में आपसे मिलूँगा इस अनुरोध के साथ कि मैंने आज के अंक में जो बातें कही हैं उस पर आप गौर करें और उसका अवलोकन करें, और फिर अगले अंक में मैं कोई नई बात लेकर आऊँगा, कोई नई चर्चा लेकर आऊँगा। लेकिन आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं नई नई बातों के साथ आपके साथ उपस्थापित हूँ। धन्यवाद। ठीक।